हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है 9 और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसको लेकर आप काफी ज्यादा परेशान रहते हो। जैसे सेल जो होती है स्फेरिकल सेल, उसमें कभी अर्थिंग कर देते हैं तो कभी एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कर देते हैं और आपको पूछ जाते चार्ज कितना होगा, इनर सरफेस पे चार्ज कितना होगा, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होगा। और कभी कभी सवाल तो ऐसे आ जाते हैं कि एक दो सेल जब कनेक्टेड होती है, कॉन्सेंट्रिक सेल जिसको बोला जाता है, तो उसमें एक सेल को अर्थिंग कर देते हैं और अर्थिंग करने के बाद पूछा जाता है कि बताओ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा या फिर फाइनल चार्ज एक सेल पर कितना होगा। तो क्या आप ऐसे सवालों से बहुत ज्यादा परेशान है? क्या आपको ऐसे सवाल को देखने से लगता है कि मैं छोड़ दूं ऐसे सवालों को? तो अगर इसका आंसर आपको हाँ है तो ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर के साथ बने रहिएगा। मैं आपको वो तमाम सारी सवालों का आंसर मैं देने वाला हूं जो आपको बार बार परेशान करती है, जैसे कि वो सेल के अर्थिंग कर देना, फाइनल चार्ज क्या हो जाना, ये सब सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाएंगे। और हम आपको ये भी समझाने वाले हैं कि ऐसे सवाल अगर एग्जाम्स में लाइक IIT JEE मेडिकल या फिर बोर्ड के एग्जाम्स में अगर आ जाए तो कैसे डायरेक्टली क्रैक कर दे एक सिंगल से कॉन्सेप्ट में, ताकि आंसर हैंड टू हैंड बिल्कुल मस्त आ जाए। तो अगर आप ऐसे चीजों को जानना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूं और हमेशा वेलकम करता रहूंगा हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है RCP फिजिक्स, जहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो आज लेक्चर में हम लोग क्या लाने वाले हैं, क्या आपको हम पढ़ाने वाले हैं, उस चीज को एक नजर डाल लेते हैं। तो हम लोग पढ़ाने वाले हैं आज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल। जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आज हम पढ़ाएंगे। दूसरा जो नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने में या फिर अपकमिंग चैप्टर्स में जिसका नाम होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे मस्त। नेक्स्ट है अर्थिंग। अर्थिंग आप लोग घरों में देखा होगा, अर्थिंग किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। बिना अर्थिंग का कुछ होता नहीं है। आप लोग कभी ऐसा सोचा है घरों में अर्थिंग क्यों देते हैं, क्या कारण होता है? क्या आपने ये कभी सोचा है कि वायर में दो तो काम आता है, एक तो न्यूट्रल, एक तो जो रहता है वो जो वायर जो आती है बाहर से वो, और थर्ड किसके लिए दिया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो इस लेक्चर के साथ बने रहिए। आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि अर्थिंग कौन सी ऐसी चीज होती है, कौन सी ऐसी कॉन्सेप्ट होती है जिससे अर्थिंग के क्वेश्चंस में आते हैं और वो आपको बार बार परेशान करते हैं। उस सब चीज का सारे क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर देने वाला हूं। तो मैं चंदन कुमार आप लोगों को स्टार्ट करता हूं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इसको हटा देते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कंडक्टर। मैंने ये नहीं बोला था कि ये सेल है। शायद मैं लास्ट लेक्चर के लास्ट पोर्शन में थोड़ी बहुत सेल का एक छोटा सा सवाल करवा के दिखाया था और मैंने आपको छोटी सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी। तो वो टाइम पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। मैं आपको इसमें फुल डिटेल्स में बताने वाला हूं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने लास्ट बार मैंने आपको बता दिया था कि अगर एक कंडक्टर हो कुछ इस तरीके से और एक बाहर से भी कंडक्टर हो कुछ इस तरीके से, बीच में मटेरियल हो कुछ ऐसे, अगर आप चार्ज रखेंगे तो किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मैंने आपको बताया था। हम आज क्या सीखने वाले हैं? सेल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। तो जैसे सेल में होता क्या है कि लास्ट बार तो मैंने थोड़ा सा बताया था कि सेल में एक छोटा सा एक हॉलो कंडक्टर है। ये क्या है? छोटा सा मतलब नहीं, एक हॉलो कंडक्टर है। उस सेल में होता क्या है कि थोड़ा सा और डीपली पढ़ते हैं तो सेल बहुत पतली सी होती है जिसके दो भाग होते हैं, 2 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं सेल के? 2 पार्ट होते हैं, जिसको एक को बोला जाता है इनर सरफेस। क्या बोला जाता है? इनर सरफेस। इनर सरफेस। और बाहर वाले सरफेस को क्या बोला जाएगा? आउटर सरफेस। आउटर सरफेस। अब आपके मन में एक बात आएगा कि अगर इनर सरफेस है तो इनर रेडियस भी होना चाहिए, अगर आउटर सरफेस है तो क्या आउटर रेडियस भी होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही सोचा है, बट ये
सेल इतनी थिन होती है, इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस दोनों को दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, सेम हो जाते हैं। तो हम इसमें एक ही रेडियस की चर्चा करते हैं। हम कितने रेडियस की चर्चा करते हैं, एक ही रेडियस का। तो हम सिंपली एक रेडियस ले लेते हैं आर, एक रेडियस हम लोग ले लेते हैं आर, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखा कि एक रेडियस हम लोगों ने ले लिया आर। अब जो है क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमने स्टार्ट करते चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज मैंने लास्ट बार यही यहाँ पे लेक्चर छोड़ा था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल। चलिए हम बहुत छोटे से रखते हैं, एक सेल रखा कुछ इस तरीके से। हम इसमें भी चाहे तो केस 1 बना के दे सकते हैं। केस 1, केस 1 में अगर आप एक चार्ज दोगे इस पे बाहर से, ये चार्ज अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि ये तो सर बाहर रहेगा। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है। सेल में भी कंडक्टिंग सेल होती है। सेल में भी कैसा सेल की बात है हम लोग करते हैं सिलेबस में, कंडक्टिंग सेल की। तो ये चार्ज जो है वो बाहर इस तरीके से अरेंज हो जाती है, बाहर इस तरीके से। क्या इसमें कोई डाउट है, क्या इसमें कोई डाउट है? इसका प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया था कंडक्टर में। अगर आपने हमारे कंडक्टर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और कंडक्टर के लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर चार्जेज कुछ इस तरीके से रीअरेंज हो गए। आप अंदर क्यों नहीं जाएगा, आपको ये पता है। आप चाहो तो बीच में गॉस लॉ लगा के आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन छोटा सा। केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 में कि हमने क्या किया कि एक छोटा सा चार्ज रख दिया सेंटर पे क्यू। और जो छोटा सा सेंटर पे क्यू रखा तो क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। अब चूंकि ये सेल है तो बहुत पतली है, लेकिन है तो मटेरियल। ये सेल है तो बहुत पतली से सेल है, लेकिन ये है क्या, मटेरियल। अगर इस मटेरियल के अंदर में गॉस लॉ लगाओगे, गॉस लॉ है कहीं भी लगा सकते हो, इमेजिनरी सरफेस है मटेरियल के अंदर। किसके अंदर है, मटेरियल। बहुत पतली सी है। आप ऐसा मानो कि कैमरे के पास में मैं ये कर रहा हूं सेल, ये वाला, तो इसके कैप जो है क्या बहुत पतली सी है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे कर देता हूं। क्या ये कैप बहुत पतली सी है? आप बोलोगे कि हाँ सर। अब पतली सी में बीच में उस पतली सी जहां पे मटेरियल है उसमें अगर गॉसियन सरफेस बनाओगे तो उस गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या होगा बताओ। गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्या बोलोगे कि सर 0 होगा। मानते हो या नहीं मानते हो? मानता हूं सर। तो मैं गॉसियन सरफेस को थोड़ा यहाँ पर दिखाना मुश्किल है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस बनाने की बात कर रहा हूँ, किस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस बनाने की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस पे, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो अगर आप उस गॉसियन सरफेस पर लगाओगे गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में ds इज इक्वल टू में क्यू इनक्लोज अपन में एप्सिलॉन नॉट लगाओगे। ये सब पहले से भी मैंने चर्चा कर रखा है। तो मटेरियल होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ, मटेरियल होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हाँ भाई सब आपसे पूछ रहा हूँ। मटेरियल होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो क्या बोलोगे 0, क्योंकि मैंने पहले बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0 तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एरिया तो क्या 0 है नहीं, एरिया तो क्या 0 है नहीं। इस पार्ट में आइए, इनक्लोज चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो नॉन 0 है। तो अंदर में क्यू आई एन क्या आया, क्यू आई एन क्या आया 0, जबकि अंदर में तो चार्ज है, अंदर में तो चार्ज है। कौन सा चार्ज, कैपिटल क्यू। अंदर में तो कैपिटल क्यू है, लेकिन डेरिवेशन से क्यू आई एन क्या हो रहा है 0। इसका मतलब ये हुआ कि सेम अमाउंट का चार्ज यहां पर जनरेट हो गया, सेम अमाउंट का चार्ज यहां पर जनरेट हो गया। अंदर में चार्ज माइनस क्यू है, अंदर में प्लस क्यू है, और नेट इनक्लोज चार्ज 0 हो रहा है। तो ये तो गारंटी है ना कि माइनस क्यू भी कहीं ना कहीं होगा। तो कहीं ना कहीं होगा तो मटेरियल में तो नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं होगा
लेकिन मटेरियल में नहीं हो सकता है। तो कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, सरफेस पे। तो सरफेस अंदर में तो इनर सरफेस है, तो माइनस क्यू चार्ज जो है उस सरफेस पर, और ये चार्ज माइनस क्यू हुआ है इंड्यूस। तो कहां से हुआ है इंड्यूस, कहां से हुआ होगा इंड्यूस, वो मटेरियल से हुआ होगा। तो अगर माइनस क्यू इधर आया है तो प्लस क्यू कहां पर आ गया होगा, इस पॉइंट पर प्लस क्यू आया होगा। तो बाहर में प्लस क्यू आया होगा, बाहर में प्लस क्यू आया। तो दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल सेम एज कंडक्टर। मोटी कंडक्टर बोल दीजिए, इसको पतली कंडक्टर बोल दीजिए। तो सेम एज मोटी कंडक्टर। इन दी मोटी कंडक्टर you remember that if we put a charge capital Q inside the cavity, then same amount of charge induced on the inner surface and same amount of charge induced on the outer surface, but sign convention is different. Are you getting my point? Sign convention is different. Same formula, same concept apply at this point. तो that is plus Q, तो वहां पर क्या हो रहा है, माइनस Q. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो समझ में आ गया। तो दिस इज द बेसिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फाइनल बात हम क्या लिखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, जो हम लिखेंगे, लेकिन किसके बाद, इसको नोट करने के बाद। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं rcp/ck@gmail.com, या फिर आपको कुछ भी शिकायत अगर हैं तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं rcp/ck@gmail.com। और ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल चल रहा है जिसका नाम है RCP फिजिक्स, और यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो आपने ऐसा कभी कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा, इतना क्लियरिटी कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था और मैं आपके बातों को समझता हूं। जब टीचर पढ़ाते हैं तो कौन कौन से और किस टाइप के डाउट मन में आते हैं वो मैं अच्छी तरीके से समझता हूं। मैं कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं था कि मैं टॉपर की तरह समझता हूं इस बात को, मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था, तो मैं इस बात को भी एवरेज ही समझता हूं। तो डोंट वरी, जो एवरेज से भी बिलो है वो भी डोंट वरी, मैं आपको और भी क्लैरिटी देने वाला हूं इस चीज पे, कैसे और भी कैसे कैसे चार्जेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, वो सारी चीजें मैं करूंगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा थोड़ी सी इंतजार, क्योंकि इंतजार में ही है इस चीज का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लेक्चर के साथ बने रहिए। चलिए हम अगले की तरफ चलते हैं। अब अगले में हमने क्या किया कि हमने कुछ इस तरीके से किया कि देखो एक सेल तो है और हमने एक क्यू रख दिया अंदर में और इसको भी हमने दे दिया 2Q। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। अब तुमसे पूछा है कि भैया ये केस थ्योरी हम बता रहे हैं, तो 3 केस लेके हम आपको समझा रहे कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अच्छा, हमने लास्ट वाला जो पढ़ा था उसको लिख लेते हैं, है कि नहीं? लिख लेते हैं कि इफ यू पुट कैपिटल Q on the center of cell, then same amount चार्जेस प्लस होगा माइनस होगा, मैं उससे चर्चा नहीं कर रहा हूं। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस ऑन दी बोथ सरफेस। बोथ सरफेस का मतलब क्या हुआ? बोथ सरफेस का मतलब क्या हुआ? अंदर वाले भी सरफेस और बाहर वाले भी सरफेस। अगर आप इसको देखोगे तो अगर Q रखा तो ये यहां पे माइनस Q आ रहा था। ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर जिस अमाउंट का चार्ज रखोगे वही अमाउंट इंड्यूस होगा, लेकिन जिस नेचर का चार्ज रखोगे वो नेचर का उल्टा वहां पे इंड्यूस हो जाता है। ऑब्वियस बात है, तुम किसी को देखोगे तो सेम कैटेगरी वाला तो अट्रैक्ट हो, या सेम कैटेगरी के लिए थोड़ी ना तुम घर से बाहर आ जाओगे। ऑब्वियस बात समझ में आ गया कि अपोजिट कैटेगरी वाले से तुम अट्रैक्ट होने की कोशिश करोगे या फिर बाहर आओगे, घर के बाहर। तो भैया प्लस Q है
तो समझो ये सेल उसका घर है, तो प्लस क्यू को देखेगा, प्लस क्यू आएगा इधर इसके तरफ के माइनस क्यू आएगा। तुम्हारा आंसर होगा कि सर ऐसे तो लॉजिकल तो माइनस क्यू आना चाहिए, सच में माइनस क्यू आता है। और ये बोलेगा कि भैया मैं तो तेरे को दूर फेंकूंगा, किसको? सेम अमाउंट वाले को, सेम नेचर वाले को। तो प्लस क्यू को बोलोगे तुम चले जाओ बाहर, किसी और को आने दो अंदर। तो प्लस क्यू को बाहर फेंक देता है, माइनस क्यू को अंदर बुलाता है। अगर यहीं पे माइनस क्यू होता तो जमाना कुछ और होता। अगर माइनस क्यू होता तो इनर वाला सरफेस पे प्लस क्यू होता और आउटर वाले सरफेस पे माइनस क्यू होता। दिस इज द बेसिक सिंपल थ्योरी। आप इसी तरीके से याद करोगे तो याद रहेगी। ऐसे तो कॉन्सेप्चुअल है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। फिजिक्स की यही खूबसूरती है। अब जैसे कि Q और 2Q में है, तो अगर Q है तो सोचो कि कैसे करें। क्या इस पे माइनस Q, ये इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल। अगर तुमको बोला जाए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ सरफेसेस पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे दिखाओ, तुम क्या बोलोगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे दिखाना है, क्या बोलोगे? बोलोगे कि सर अभी आपने जो सिखाया है उसके अकॉर्डिंग कि Q है प्लस Q का मतलब होता है, तो अंदर वाले सरफेस पे क्या आ जाएगा? माइनस Q, और बाहर वाला सरफेस पे क्या आ जाएगा? प्लस Q। लेकिन पहले से उसको कितना था? 2Q। पहले से उसको 2Q दिया हुआ था और प्लस Q और इंड्यूस हुआ, तो फाइनल चार्ज सरफेसेस पे कितना हो गया? 3Q। तो यानी कि इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बाहर वाले सरफेस पे 3Q और अंदर वाले सरफेस पे माइनस Q। दिस इज द फाइनल आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या है ना इजी? कितना तुम लोग परेशान रहते थे? इजी है, बिल्कुल इजी है। अंदर वाले सरफेस पे माइनस Q और बाहर वाले सरफेस पे प्लस 3Q हो जाएगा। 2Q पहले से था। अब तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर ये 2Q भी अंदर जाकर नहीं रीसाइज हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर वाले भैया बाहर वाले हैं, अंदर वाले अंदर वाले, तो अंदर वाले को अंदर ही रहने दो और बाहर वाले को बाहर ही रहने दो। ये बाहर वाले भैया अंदर नहीं जा सकता है और अंदर वाले बाहर आ सकता है। तो ये हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर आपको सवाल में पूछे जाते हैं कि भैया फाइनल चार्ज सारे सरफेसेज पे क्या होगा, सारे सरफेस का मतलब समझो, इसमें कितने सरफेस? 2 सरफेस, एक तो अंदर वाला सरफेस, एक तो बाहर वाला सरफेस। तो सारे सरफेसेस पे क्या होगा फाइनल चार्ज? यू हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट। अगर तुमसे मैं पूछूं कि इस पे चार्ज कितना है, तो तुम बोलोगे अरे यार इसमें क्या है फाइनल चार्ज? 2Q है, क्योंकि रियल में 2Q नहीं है। रियल में कितना है? 3Q। रियल में कितना है? 3Q। यू हैव टू कीप इन माइंड कि हाउ डिस्ट्रीब्यूट चार्जेज, यू हैव टू कीप इन माइंड हाउ डिस्ट्रीब्यूट द चार्जेज। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको हटा देता हूं। तो और भी चीजों को आगे कर लेते हैं और हम लोग लेते हैं इस वक्त 2 कॉन्सेंट्रिक सेल। कितने लेते हैं केस 4 में? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। इट इज सो इजी। क्यों तुम लोग टफ बने हुए हो इसके लिए, और ये टॉपिक क्यों आपके लिए टफ बना हुआ है? बहुत इजी है। देखो केस 4 में मैंने 2 कॉन्सेंट्रिक सेल ले लिया, एक और दूसरा ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं इसको Q दे देता हूं और इसको देता हूं कितना? 2Q दे देता हूं, ठीक है। एक को Q दे दिया, मार्कर चल नहीं रहा है भाई, क्यों नहीं चल रहा है दोस्त? मार्कर भी दोस्त है सबके, पता है तुमको? मार्कर भी दोस्त होते हैं। Q इंटू में तेरे मन में आ रहा है कि मार्कर किसके दोस्त हो गए? मार्कर दोस्त हो गए बोर्ड के, बोर्ड हो गए दोस्त मार्कर के। वाह वाह। तो Q और 2Q, अब वही रेडियस अपना वाला R और यहां पर 2R। क्या हम तैयार हैं डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने के लिए? अब देखो इसमें गॉस लॉ लगा के भी, पिछले वाले में तो मैंने गॉस लॉ लगा के सिखा दिया, इसमें भी गॉस लॉ लगा के सीख सकते हैं, सेम चीजें हैं। तो गॉस लॉ लगाइए और आप करने की कोशिश कीजिए कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो मैं इसमें आपको गॉस लॉ सिखाऊंगा कैसे होते हैं। पहले तो डायरेक्ट कर लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं कैसे होगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब करोगे
तो कैसे होगा कि एक तो इनर सरफेस है, नहीं एक तो ये है। सबसे पहले बताओ कि हाउ मेनी सरफेसेज, हाउ मेनी सरफेसेज। तो तुम बोलोगे कि सर देयर आर कितने 4 सरफेसेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देयर आर 4 सरफेसेज, 2 inner surfaces and 2 outer surfaces। अगर Q है तो हमने कैविटी में तो कुछ रखा ही नहीं सेंटर पे, तो सेंटर पे नहीं रखा, कोई बात नहीं, चाहो तो रख भी सकते हैं टफ बनाने के लिए। अगर ये Q है तो यहां पर कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि। चलिए एक काम करते हैं, सेंटर पे भी Q रख ही लेते हैं, क्या बोलते हो, सेंटर पे भी Q रख लेते हैं। तो सेंटर पे जब Q रखोगे तो ये Q है तो अंदर वाले सरफेस से कितना कर देगा, -Q, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अगर ये -Q इस सरफेस पे आया है तो बाहर -Q कहां से आया होगा, उसी कंडक्टर से आया होगा। तो -Q एक तरफ आया तो +Q एक तरफ जाएगा, तो +Q एक तरफ चला गया, समझना, +Q एक तरफ चला गया। अब पहले से तूने Q दे के रखा था, तो Q और +Q कितना हो गया, 2Q। अगर यहां पर 2Q आया है तो ये इंड्यूस करेगा। देखो मेन कॉन्सेप्ट तो यही था, ये जो था मेन कॉन्सेप्ट कि अगर यहां पर Q है तो यहां पर -Q होगा बस, और मैं कुछ नहीं जानता। यही दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर एक सरफेस पे Q आया है तो उसके अगले वाले सरफेस पे -Q आ जाएगा, तो यही बेसिक है। तो Q और Q कितना हो जाएगा, 2Q। अगर ये 2Q है तो यहां पर कितना हो जाएगा, -2Q। आप ऐसे 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 चाहे तो रीअरेंज कर सकते हैं। अगर -2Q यहाँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2Q। और पहले से इस पे चार्ज कितना है, 2Q, तो फाइनल कितना हो जाएगा, 4Q। समझ रहे हो, फाइनल कितना हो जाएगा, 2Q प्लस में 2Q कितना हो गया, 4Q हो गया। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सारे सरफेसेस पे हो चुके हैं। पहला सरफेसेस पे -Q, दूसरा सरफेसेस +Q +2Q, तीसरा सरफेसेस पे -2Q, और सबसे आउटर सरफेसेस पे जिसको हमने 4th सरफेसेस बोला है उस पे कितना हो जाएगा, 4Q हो जाएगा, उस पे कितना हो जाएगा, 4Q हो जाएगा। क्या आपको बातें समझ में आ रही है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, जितना आप समझते हो उससे ज्यादा कहीं बेसिक है। क्या मैं इसको हटा दूं, चलिए 2 सरफेसेस का सीख लिया। आप चाहो तो इसको गॉस लॉ से भी चीजों को प्रूव कर सकते हो। चलिए तो अब सीखते हैं कि पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है सेल के कारण। तो बहुत ही आसान आसान इसमें सवाल कैसे आ रहे हैं उसको मैं बता रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेल। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि अगर ये Q है ये सेल ही है, स्फेरिकल सेल, कॉन्सेंट्रिक नहीं है, स्फेरिकल सेल। अगर रेडियस R है तो क्या लिखोगे, अंदर में अगर आपको पोटेंशियल लिखना है तो क्या बोलोगे, पोटेंशियल अंदर में KQ/R होगा कि नहीं होगा, KQ/R, सिंपल। और अगर आपको बाहर लिखना हो R दूरी पर बाहर, तो बाहर की दूरी जो भी हो, ये तो इनसाइड हो गया, और ये इनसाइड जो है कांस्टेंट होता है। ये कैसा होता है, कांस्टेंट होता है ये। तो ये सबसे दिमाग में रखना कि भैया ये तो होता है कांस्टेंट अंदर में, और बाहर में वेरिएबल होता है, और ये हो जाएगा पोटेंशियल बाहर में, आउटसाइड वो होता है KQ/R। ये हमारा मूल मंत्र है, और मैं इसी पे सबका पोटेंशियल लिखना स्टार्ट कर दूं। और अगर आपको, ये तो हुआ Q के टर्म्स में, चार्ज डेंसिटी कभी कभी दे देता है, क्या दे देता है, चार्ज डेंसिटी। पोटेंशियल कभी कोई चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखना होता है। तो चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूं कि चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है पोटेंशियल को। तो उसको लिखने के लिए जैसे मान लीजिए कि यहां पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, क्या है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी। तो अगर आप अंदर में लिखना चाहते हो इनसाइड में, तो आप क्या लिखोगे, इनसाइड में लिखना चाहते हो क्या लिखोगे, KQ/R का
स्क्वायर, यही लिखोगे ना के क्यू बाई एम आर का स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्यू तो दे के नहीं रखा है, यहाँ पर क्यू तो दे के नहीं रखा है, क्या दे के रखा है, चार्ज डेंसिटी। तो हम क्यू निकालेंगे तो हो जाएगा क्यू कितना हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इंटू में सरफेस एरिया 4 पाई आर का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और आर, तो यहाँ से आर आर कैंसिल आउट हो गया। अब चाहो तो के की वैल्यू लिख सकते हो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में सिग्मा 4 पाई में आर। अब चाहो तो 4 पाई को कैंसिल आउट कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस। देखिए ध्यान रहे कि ये जो है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में रेडियस, ये सिर्फ उसके लिए है जिसके लिए चार्ज डेंसिटी दे के रखा हो और उसमें स्पेशली इनसाइड के लिए, ये बार बार बोल रहा हूं किसके लिए, इनसाइड के लिए। यहां पे मैंने लिख दिया था इनसाइड, तो इनसाइड में अगर किसी स्फेरिकल सेल हो और अगर उसको इनसाइड में पोटेंशियल लिखना हो, कहां पे लिखना हो पोटेंशियल, इनसाइड में पोटेंशियल लिखना हो, तो आप सीधे कर सकते हैं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। लेकिन अगर आपको बाहर लिखना हो, अगर कहां लिखना हो, आउटसाइड, तो यहां पर ये आर नहीं कटेंगे, तुमको ही पता है, क्योंकि यहां पर आर कुछ और आ जाएगा, तो स्मॉल आर आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आसान सा एक्सप्रेशन बनाना मुश्किल है। लेकिन अगर अंदर में लिखना हो तो ये आसान सा एक्सप्रेशन बन जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। नहीं तो जीता जाता है एग्जांपल है के क्यू बाई में आर। सबसे अच्छा ये है कि अगर आपको क्यू के टर्म्स में दे दिया हो तो के क्यू बाई में आर, और अगर इससे टर्म्स में दे दिया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। और हम इसी 2-3 छोटे से फॉर्मूले पे हम अच्छे अच्छे एग्जांपल्स को करेंगे। तो उसके पहले मैं इसको हटा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये दोनों फॉर्मूले के बिहाफ पे और भी आगे सवाल को हम करने की कोशिश करते हैं, आप देखते रहिए। जो सवाल आपको बार बार परेशान करती है वैसे सवाल को आंसर हम अभी करेंगे। जैसे कि यहां पर हमें दे दिया है 2 कॉन्सेंट्रिक सेल। कॉन्सेंट्रिक सेल का मतलब होता है कि दोनों का सेंटर कॉमन हो, कॉन्सेंट्रिक, कॉमन सेंटर। और यहां से कुछ इस तरीके से ऐसे है, इस तरीके से। अब यहां पर r है दूरी और यहां पर 2r। अब मैंने इसको दे दिया कैपिटल Q और इसको दे दिया कैपिटल 2Q। अब चाहे तो सेंटर पे भी कोई चार्ज रख सकते हैं, आप अगर इच्छा करें तो सेंटर पे भी आप चार्ज रख सकते हैं। लेकिन मैं चीजों को आसान बनाने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए मैं सेंटर पे चार्ज नहीं रख रहा हूं, ठीक है, सेंटर पे चार्ज मैं नहीं रख रहा हूं, ठीक है। अब इसमें 2 सवाल हो सकती है। पहला, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सारे सरफेस पे निकालना है। तो चार्ज, मैं इसको एक काम करता हूं कि 2Q ना दे के मैं -2Q दे देता हूं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अगर आपको सवाल में पूछता है तब तो निकालिए, अगर आपको सवाल में नहीं पूछता है तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस निकाले, ऑन ईच सरफेस। तो ये तो बड़ा आसान सा काम है। अगर कैपिटल Q है तो यहाँ पर -Q और यहाँ पे हो जाएगा +Q और +Q और -2Q और +Q कितना हो जाएगा, फाइनल -Q हो जाएगा। तो यानी कि अंदर वाले सरफेस पे भी -Q और बाहर वाले सरफेस पे भी -Q। क्या बात समझ में आ गया? ये तो बहुत ही आसान सा पार्ट था। तो मैं लिख देता हूं, सरफेस नंबर में देता हूं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो सरफेस नंबर 1 पे चार्ज कितना हो गया, वो तो +Q ही रहेगा, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस नंबर 2 पर कितना हो जाएगा, उस पर -Q हो जाएगा। और सरफेस नंबर 3 पर कितना हो जाएगा, उस पर भी -Q हो जाएगा। ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। अब मुझे कह रहा है कि पोटेंशियल निकालिए, किसका पोटेंशियल निकालिए, पोटेंशियल ऑफ 1 एंड 2, या फिर कॉमन पोटेंशियल, मतलब सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। तो कई तरीके से आपको पोटेंशियल समझ में आएगा। लेकिन एक बात है कि पहला वाला का पहला पोटेंशियल होगा कि पोटेंशियल ऑफ मतलब स्फीयर 1 और पोटेंशियल ऑफ स्फीयर 2, ये 2 अलग अलग बात है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में इसको ऐसे यूज करते हैं कि पोटेंशियल एट 1 सरफेस एंड पोटेंशियल एट सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस यहाँ का मतलब होता है कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। मैं इनर सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि स्फीयर 1 पर कितना पोटेंशियल होगा और स्फीयर 2 पर पोटेंशियल कितना होगा। अब इसमें कॉमन सी मिस्टेक क्या होने लग जाती है, जो मैं बताता हूं, जो हमारे साथ होता है मिस्टेक,
लगता है पहले कि पोटेंशियल जब निकालना है तो मेरे माइंड में दो तरीके का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पहला कि बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए पोटेंशियल निकाल लो। कॉमन सी बात है, ऐसा हो सकता है आपके माइंड में, शायद आपके माइंड में यही चल रहा होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकालना ही है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके, पोटेंशियल अगर निकालना है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके पोटेंशियल निकालो। या फिर दूसरी बात कि बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए जो आपको सवाल में चार्ज दिया है उस पे ही निकाल लो। दो तरीके की बात आएगी कि नहीं आएगी, पहले ये डिसाइड करो कि कौन से डिस्ट्रीब्यूट करके पोटेंशियल निकालना है या फिर विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन के पोटेंशियल निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका आंसर है कि आप दोनों से निकाल सकते हैं और दोनों से आंसर सेम आएगा। आप दोनों से निकाल सकते हैं, बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। लेकिन यह है कि अगर बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर निकाला जा सकता है तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्यों करें, है कि नहीं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्यों करें? बात सही है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं करना है। अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब करना है? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब करना है जब आपको सवाल में पूछा जाता है, जब आपको स्पेशली सवाल में पूछते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। इसी मिस्टेक के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट से ये सवाल टफ लगते हैं। चलिए मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं। हम पहले कर लेते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, मैं उसके बिहाफ पे मैं पोटेंशियल निकालता हूं। आपको एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंडक्टर के अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और वो होता है सरफेस पे जो चार्ज है वो KQ/r में R। चलिए मैं करता हूं, इसका निकालना है। अब इसका निकालना है तो कहां पे निकालना है? बोला गया कि पोटेंशियल 1, तो पोटेंशियल 1 कहां पे निकाला? यहां पे निकाले, यहां पे निकाले, यहां पे निकाले या फिर अंदर निकाले। तो ऐसे सवालों में पोटेंशियल ऑफ 1 का मतलब होता है कि पोटेंशियल एट सेंटर पे निकाला जाता है। पोटेंशियल 1 का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एट सेंटर पे। और अगर सवाल में कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ ये बोला गया है कि पोटेंशियल निकालिए, तो मतलब हो जाता है कि सेंटर पे ही पोटेंशियल आपको निकालना है। तो चलिए मैं ये करता हूं। तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल V1 में रख देता हूं। अब सेंटर पे पोटेंशियल किसके वजह से आएगा? एक तो ये वाले चार्ज की वजह से, तो कितना हो जाएगा? KQ/r, KQ/r हो गया, इसका काम हो गया। चलिए इसके वजह से जब निकालने जाओगे -Q के वजह से, तो ये तो बिल्कुल बाहर है, बाहर का मतलब स्फीयर के जस्ट पास में है, और 2r इसके अंदर है। तो मतलब अगर आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर दो स्फीयर दिखाई दे रहा होगा, एक तो अंदर वाला, एक तो बाहर वाला। तो इसके कारण कितना हो जाएगा? माइनस में KQ/r में 2r। क्यों 2r ही क्यों? क्योंकि अंदर में है, तो अंदर में आपको मैंने सिखाया था कि Q है R है, तो अंदर में KQ/r लिखा जाता है। तो ये जगह माइनस में KQ/r में 2r, ठीक है। तो माइनस में KQ/r में 2r लिख दिया। अब जब इस पे जब जाओगे बाहर वाले सरफेस पे, तो ये पॉइंट तो अंदर है, तो आप इसका भी लिखोगे क्या? पहले ये इंड्यूस वाले कारण KQ/r में 2r और इससे कारण माइनस में KQ/r में r। अगर आप देखो तो ये भी इंड्यूस वाला था, इंड्यूस के कारण था। किसके कारण? इंड्यूस्ड के कारण। और ये भी किसके कारण था? इंड्यूस के कारण। अब देखो आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको नहीं लिखता तो क्या मेरा समय बचता? अगर मैं इसको नहीं लिखता तो ये हमारा टाइम सेविंग हो जाता। तो आप इसको नहीं लिखे। अब देखो ये दोनों ओरिजिनल चार्ज हैं, ये दोनों जो हैं कैसे चार्ज हैं? ओरिजिनल चार्ज हैं। ये दोनों ओरिजिनल चार्ज का मतलब जो आपको सवाल में शुरू में दिया गया था, सवाल को बनाने वाला जो विधाता जो बनाया होगा, वो जो चार्ज जो दिया होगा वही चार्ज का पोटेंशियल रियल में एक्सप्रेशन में आता है। इंड्यूस चार्ज का हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने यही बताया था। लास्ट लेक्चर में सेल नहीं था, उसे मोटी कंडक्टर थी। तो मोटी कंडक्टर में मैंने बोला था कैसे अगर मोटी कंडक्टर आ जाए तो क्या किया जाता है कि उसको अलग अलग सेल या फिर अलग अलग स्पेयर मान के सवाल को कर सकते हैं।
लेकिन दुर्भाग्यवश वो ऐसे सवाल हमारे जेईई के सिलेबस और नीट के सिलेबस में बहुत कम देखते हैं। आपको ज्यादातर सवाल जो है इस तरीके से दिखेंगे। तो क्या आपको बात समझ में आ गया कैसे करना है? बिना चार्ट डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। अगर आपको सवाल में पूछा जाता है चार्ट डिस्ट्रीब्यूशंस का, तब आप कीजिए, अगर नहीं पूछा जाता है तो आप नहीं कीजिए। तो फाइनल आंसर विल बी अच्छा, ये 2r हो जाएगा यहाँ पे, वेरी गुड। तो फाइनल आंसर विल बी KQY में R। आप इसको जो भी सॉल्व करके आए माइनस में KQY में 2r। अब इसको तो चाहे आप अलग भी कर सकते हो, अलग का मतलब सॉल्व करके, चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। 2r और 2KQ और यहाँ पे KQY में 2r इज द करेक्ट। तो मतलब पहला वाला का पोटेंशियल कितना आ गया? KQY में 2r। पहले वाला का पोटेंशियल कितना आ गया? KQY में 2r। अब चलिए हम सेकंड वाले को निकालना चाहते हैं। तो सेकंड वाले को कैसे निकालते हैं? अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक पॉइंट को मेंशन करेगा कि इस पॉइंट पर निकालना है, तो गॉस लॉ आप लगा के निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले में, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल वाले में ज्यादातर पोटेंशियल चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम पोटेंशियल बता रहे हैं। और ऐसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना सिखाया है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। अगर आपने हमारे लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए RCP फिजिक्स, और सेकंड चैप्टर में प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 7 को देखिए या फिर लेक्चर नंबर 8 को देखिए। आपको फुल नॉलेज कंडक्टर के बारे में मिलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो भी आपको जानकारी मिलेगी। तो मैं अभी फिलहाल इसको हटाता हूं और निकालता हूं पोटेंशियल सेकंड का, कि कैसे पोटेंशियल निकाला जाता है। तो चलिए सेकंड वाला का पोटेंशियल निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं Q बना देता हूँ या R बना देता हूँ। तो सेकंड का निकालने के लिए अंदर वाले स्फीयर के कारण, अब मैं बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मैं कर देता हूँ। अंदर वाले स्फीयर के कारण कितना हो जाएगा सेकंड का पोटेंशियल निकालने के लिए? तो KQY में 2r होगा। सोचो कैसे 2r होगा? क्योंकि अगर इसका पोटेंशियल निकालना है, किसका निकालना है? इसका पोटेंशियल अगर निकालना है तो ऑब्वियस बात है कि इसके इस वाले चार्ज Q जो है, इस वाले चार्ज Q जो है, इसके तो ये पॉइंट बाहर आ गया। इस वाला पॉइंट कहाँ आ गया? बाहर आ गया। अब जब बाहर आएगा तो इसकी यहां से दूरी कितना है? 2r है। इसका पोटेंशियल निकालने का मतलब इसका, इस वाले सरफेस का निकालना है। और सरफेस का जब निकालना तो सेंटर पे जो है वही निकाल लेंगे। तो इसके जिस पॉइंट पर अगर आपको निकालना है तो क्या होगा? इसके वजह से कितना हो जाएगा? KQY में 2r। अब जो है इसके कारण, जो बाहर वाले के कारण हम निकालना पड़ेगा। तो बाहर वाले के कारण जो निकालें, जो सेंटर पे होगा बाहर वाले वही होगा इस सरफेस पे भी। तो ये हो जाएगा माइनस में K2Q में 2r। इसको सॉल्व करके जो भी अपना आंसर आ जाए वो हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आ गया? तो अंदर वाले सरफेस का कैसे निकालते हैं, अंदर वाले सेल का कैसे निकालते हैं वो भी मैंने सिखाया। बाहर वाले सेल का कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया। तो एक इंटरेस्टिंग इसके सवाल हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे 3 सेल रहेंगे, तो 3 सेल अगर रहेंगे तो 3 तरीके के पोटेंशियल लिखा जाएगा। आप यहाँ पे एक और प्लस करके लिखेंगे, है कि नहीं? तो KQY में 2r, KQY में r, कहाँ कैसे होगा? अगर आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं, राइट कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये एश्योर रहिए, इस चैनल की यही खूबसूरती है कि आपको यहाँ पे हम सवाल को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके हम आपको बताते हैं कहां से क्या क्या दिक्कतें आ सकती। ठीक है? तो जब भी आपको लिखा जाए, एक बार और रिवाइज कर देता हूं कि जब भी आपको पोटेंशियल लिखा जाता है, तो अगर आपको पहला वाला का पोटेंशियल लिखने का मतलब होता है कि आप उसको लिखिए सरफेसेस का पोटेंशियल। इसका लिखने का मतलब आप लिखिए इसका इस सरफेस पे क्या क्या पोटेंशियल आती है उसको लिखिए। अब इस सरफेस का पोटेंशियल लिखने के लिए ऑब्वियस बात है कि चार्ज के कारण जो अंदर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल कहां पर होगा? सरफेस पे होगा। सिंपल सी बात है। अब इसका पोटेंशियल लिखने में बाहर वाला किस तरीके से पार्टिसिपेट करेगा? बाहर वाला का पोटेंशियल अंदर वाले लिखना है, अंदर पार्ट में, तो वो जो सेंटर पे होगा, बाहर वाले स्फीयर का जो सेंटर पे होगा वही पॉइंट, वही पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर होगा। तो बस इस तरीके से लिखा जाता है। तो मैं इसको हटा देता हूं और एक सवाल, एक स्टैंडर्ड सवाल, बहुत बढ़िया सा सवाल मैं लेता हूं, आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए एक और लेते हैं सवाल, 3 सेल वाला को कैसे पोटेंशियल निकाला जाता है वो भी सीख लेते हैं।
तो 3 सेल वालों को अगर पोटेंशियल निकालना है तो ये एक एग्जांपल में हम कर लेते हैं। 3 सेल वाला का पोटेंशियल निकालना है तो बहुत आसान से निकाला जा सकता है। अगर आपने इसको Q दे दिया, इसको 2Q दे दिया और इसको 3Q दे दिया और इसका रेडियस R है, इसका रेडियस 2R है और इसका रेडियस 3R है। तो चलिए मैं बारी बारी से पोटेंशियल लिखता हूँ। इसका V1 मान लेते हैं पोटेंशियल, इसका V2 मान लेते हैं और इसका V3 मान लेते हैं। आप लोग हमारे साथ साथ लिखिएगा पोटेंशियल। चलिए आप लिख लिए पहले V1 का, मैं वेट कर लेता हूँ। लिख लिया, स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए। चलो आप लोगों ने लिख लिया तो पहला लिखता हूँ मैं KQ1 बाई में R प्लस में KQ2 बाई में 2R और प्लस में KQ3 बाई में Q3 का मतलब यहाँ पे Q2 को मतलब 2Q कर देता हूँ, यहाँ Q, यहाँ पे 2Q और यहाँ पर 3Q बाई में 3R। चलो ये हो गया, आपका आंसर आ गया। आप बिना बोर्ड की तरफ देखे हुए आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मिला लीजिएगा। B2 को अगर लिखना है तो लिखोगे KQ बाई में 2R, KQ बाई में 2R प्लस में K2Q बाई में K2Q बाई में 2R प्लस में K3Q बाई में 3R। और अगर आपको B3 लिखना है तो लिखिएगा KQ बाई में 3R प्लस में K2Q बाई में 3R प्लस में K3Q बाई में 3R। तो आप स्क्रीन को बिना देखे हुए आप खुद से लिखिए। ये 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का पोटेंशियल लिखने के लिए हुआ। अब चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं। आपको चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो क्या करोगे, ए पॉइंट पर आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस लगा दोगे, गॉस लॉ लगा दोगे। चलिए मैं ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको ए पे लिखना है तो आप गॉस लॉ लगा दोगे। वो पॉइंट को मैं ले लेता हूँ R दूरी, वो R कुछ भी हो सकता है, कैपिटल R से तो ज्यादा हो जाएगा, 2R से कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो आप लिखोगे उस पॉइंट पर ए पे EA इंटू में 4 पाई R का स्क्वायर इज इक्वल टू में अंदर में चार्ज कितना है, अंदर में चार्ज कितना है। अब तेरे मन में आएगा क्या डिस्ट्रीब्यूट करके लिखूं या फिर रीडिस्ट्रीब्यूट या फिर बिना डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं बिना डिस्ट्रीब्यूशन के लिखो। अगर आपको सवाल में पूछता है कि चार्ज कितना होगा तभी आप डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको कंफ्यूजन सॉल्व क्रिएट करेगा। तो वो हो जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे EO जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा K, ये इधर चला जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 पाई R का स्क्वायर। चलिए आप B पर उसी तरीके से मैं आपको दे रहा हूं B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर दिखाइए। स्क्रीन को पॉज करो और लिखने की कोशिश करो, स्क्रीन को पॉज करके लिखने की कोशिश करो। B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख देता हूं, आप लोग मिला लेना। B पॉइंट पे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाएगा कितना, B पॉइंट पे जब आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा 3Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 पाई, उसके दूरी के क्या रखे R ही रख देते हैं, तो 2R रख देते, कुछ दूरी मानना पड़ेगा ना, चलो R ही जनरल पॉइंट रख देते तो R ही, तो 4 पाई R का स्क्वायर। हम ये जानते हैं कि ये R और ये R अलग अलग है, ये R कम है और ये R ज्यादा है। तो आपको दूरी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और पोटेंशियल निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप सीख पाए हैं, सीख पाए हैं? तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। तो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल, लेकिन अभी इसमें पिक्चर बाकी है। इसमें हम अभी आपको सिखाने वाले हैं कि अगर एक पॉइंट को अर्थिंग कर देते हैं तो फिर क्या चार्जेज आती है, फाइनल चार्जेज, किस तरीके से पोटेंशियल लिखा जाता है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। अभी मैं इसको हटा देता हूं। तो एक सवाल कर लीजिए, सवाल को चाहिए तो आप नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं क्वेश्चंस को, या तो फिर आपके सामने बोर्ड पर आपको दिखाई भी दे देंगे, आप नोट कर लीजिए बोर्ड पर से। मैं क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं। क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, ये टोटल चार्ज कैपिटल Q इज गिवन टू 2 concentric radius cell so that their surface charge density are equal. Deduce an expression for potential at their common center. तो मतलब कैपिटल Q जो दिया है वो किसको दे दिया है, वो दोनों चार्ज को दिया है, लेकिन
चार्ज डेंसिटी जो है वो दोनों का सेम है, चार्ज डेंसिटी दोनों का क्या है, सेम है। एक का रेडियस ए है और दूसरे का रेडियस बी है। अब उसने क्यू दिया है दोनों स्फीयर को मिलाकर, लेकिन कितना चार्ज गया है वो पता नहीं है, कितना चार्ज गया है वो पता नहीं है। तेरे मन में पहला सवाल कैसे अप्रोच कर, कॉमन सेंटर पे लिखना है पोटेंशियल, कॉमन सेंटर पे क्या लिखना है, पोटेंशियल। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि चार्ज भाई इस पे है कितना, इस पे चार्ज है कितना। लेकिन एक बात है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का मान ले तो दोनों के लिए क्या है, सिग्मा ही है। एक बात है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है। तो अगर मैं लिखूं कि इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू में इसका सरफेस एरिया, तो सिग्मा इंटू में 4 पाई ए का स्क्वायर प्लस में सिग्मा इंटू में 4 पाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, कैपिटल क्यू। तो सिग्मा यहां से कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू इंटू में 4 पाई अगर ले लो कॉमन तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, क्या बोलते हो, होगा कि नहीं होगा, होगा। सिग्मा निकल आया है, सिग्मा निकल आया तो आराम से अपना सिग्मा निकल आया तो आराम से इस पे पोटेंशियल लिख देते हैं। तो सिग्मा अगर निकल आया तो अगर इसे कॉमन पोटेंशियल लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा के टर्म्स में सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए प्लस में सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में बी। ये बताओ कैसे लिख दिया, लेक्चर का स्टार्टिंग में बताया था कि अगर सिग्मा के टर्म्स में अगर पोटेंशियल लिखना हो किसी सेल का तो हम इसी तरीके से लिखते हैं, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू में रेडियस, तो रेडियस कितना यहाँ पर स्मॉल ए है, इसका स्मॉल बी है। यहाँ चाहे तो हम सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें और यहाँ से हो जाएगा ए प्लस में बी, क्या बोलते हो, ए प्लस में बी। सिग्मा का वैल्यू चाहो तो पुट कर दो क्यू के टर्म्स में, तो क्यू अपन में 4 पाई ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए प्लस में बी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या आपको बातें समझ में आ गई? तो बहुत आसान सा प्रोसेस है इसको करने का, कॉन्सेप्ट जानते हैं तो कुछ भी नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो बहुत कुछ है। ठीक है, इसको हटा दूं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। आपको हो सकता है कि उस लेवल का सवाल मैं नहीं करवा रहा हूं जिस लेवल का आप चाह रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सब में यही है। इतना टाइम नहीं होता है कि मैं यहाँ पे सारे सवाल करा दूं, लेकिन डीपीपी में आपको सवाल हम दे देते हैं। आप डीपीपी हर एक लेक्चर्स के पॉसिबल नहीं होते क्योंकि हर एक लेक्चर में पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाती है, तो हमें दूसरी लेक्चर की तरफ बढ़ना पड़ता है। अगर दूसरी लेक्चर की तरफ बढ़ना पड़ता है तो सवाल भी दूसरे लेक्चर में ही डालते हैं। ये है लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम सीख रहे हैं कैसे कैसे चीज़ों को हम बताते हैं। तो इसके डीपीपी मिलेंगे, आप डीपीपी में सवाल को और भी एक्सप्लोर कीजिएगा तो और भी आपको मजा आएगा। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, मैं इस पार्ट को हटा देता हूं। अब आगे पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज या फिर शेयरिंग ऑफ चार्ज। क्या पढ़ते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्ज या फिर ट्रांसफर ऑफ चार्ज। वो छोटा सा टॉपिक है, शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज में क्या होता है कि अगर एक स्फीयर है, इस पे मैंने चार्ज रख दिया Q1 और मैं इस एक दूसरा स्फीयर है इस पे चार्ज रख दिया Q2, इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। अब मैं बोलूं कि क्या चार्ज इस स्फीयर से इस स्फीयर पे जा सकती है, तो इसका आंसर होगा नो। चार्ज को चलने के लिए हमें कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। चार्ज को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कंडक्टर को। जैसे एल्युमिनियम, आयरन, सिल्वर या फिर मेनी मोर जो कंडक्टर हैं वो होती है। अगर इसको कंडक्टर मिले तो ये चार्ज ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात आती है कि चार्ज को अगर ट्रैवल करना है तो किधर से किधर ट्रैवल करेगा। चार्ज को अगर ट्रैवल करना है तो किधर से किधर ट्रैवल करेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो मैं बोलूं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, किधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज? तुम बोलो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब इधर हायर पोटेंशियल होगा और इधर किधर होगा, लोअर पोटेंशियल। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, अगर फ्री उसको मूव करने के लिए दिया जाए तो। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो वो जाएगा इधर की तरफ। तो इसका मतलब कि अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो वो किधर से किधर जाएगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। क्या बात है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? कि अगर उसको फ्री टू मूव है तब, फ्री टू मूव है तब मैं बात करूं। अब ये दो कंडक्टर है स्फेरिकल सेल, मैं इसको कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर का मतलब होता है एक मेटालिक कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। अब चार्ज फ्लो करेगा तो मुझे पता नहीं है कि किधर से किधर फ्लो करेगा, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू वन वाई में R1, और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू टू वाई में। होगा कि नहीं होगा, के क्यू वन वाई में R1, के क्यू टू वाई में। अब चूंकि इस पॉइंट पर ऐसा नहीं, इसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, क्योंकि ये चार्ज है। तो चार्ज अगर मान लीजिए कि यहाँ से R दूरी पे कितना पोटेंशियल है, के क्यू टू वाई में R, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से भी तो R दूरी पे के क्यू टू वाई में, इसमें क्यों नहीं आपने ऐड किया के क्यू टू वाई में R। हमने ये मान लिया कि ये दोनों के दोनों कंडक्टर बहुत दूर में है, तो बहुत दूर में, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे नहीं आ रहा है, आ रहा है मतलब जीरो मान रहे हैं, इन्फिनिटी मान रहे हैं, और इसका यहाँ पर नहीं आ रहा है। जब तक सवाल में नहीं बोला जाता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंसेज कंसिडरेबल है, जब तक आपको ऐसे हरकतें नहीं करना है, तो उसका पोटेंशियल इसमें ऐड कर। अब दोनों के बीच की दूरी वूरी दे दे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका पोटेंशियल कंसीडर करने के लिए बोल रहा है। सेम उसी तरीके से दूरी दे देगा तो इसका पोटेंशियल यहाँ पर भी कंसीडर करने की बात कर रहा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जनरली हम लोग पढ़ाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इसको मैं ए बोलता हूं, इसको मैं बी बोलता हूं, तो अगर मान लीजिए कि V1 ग्रेटर देन V2 हुआ तो चार्ज फ्लो करेगा कहां से कहां, ए से बी की तरफ। और अगर V2 ग्रेटर देन हुआ V1 से तो चार्ज फ्लो करेगा कहां से, Q जो है कहां से फ्लो करेगा, B से लेकर A तक। और ये चार्ज फ्लो करता जाएगा कब तक करेगा, चार्ज फ्लो करता जाएगा कब तक करेगा। दो बातें, कि जब तक इसका चार्ज पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए। मान लेते हैं कि ये ज्यादा है, मान लेते हैं कि ये ज्यादा है और ये चार्ज फ्लो करने लग गया Q2 की तरफ, तो इसके दो पॉसिबिलिटीज आपके मन में आंसर होना चाहिए। पहला कि जब तक होता रहेगा जब तक कि पूरे के पूरे चार्ज खत्म ना हो जाए, या फिर दूसरा ये जब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्यों, ये भी तो हो सकता है ना कि पहली बात कि जब तक होता रहेगा जब तक कि चार्ज खत्म ना हो जाए, दूसरी बात कि जब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो दोनों में से विच वन इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, तो कौन सा तुम्हारे मन में भी आ गया होगा कि सर जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब मुझे क्यों विश्वास है कि तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, क्योंकि ये चार्ज फ्लो हुआ था। क्यों हो रहा चार्ज फ्लो, क्योंकि ये कोई ज्यादा पोटेंशियल या कोई कम पोटेंशियल। तो भाई पोटेंशियल के लिए लड़ रहा है, तो पोटेंशियल के लिए लड़ा है, तो जब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और भी इसकी साइंस भी है, आप सोच भी सकते हो 9th-10th के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ये तो हम इस पे लिखेंगे कि चार्ज, सबसे पहली बात कि चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, किसके लिए है ये मैं कंसीडर कर लिया हूं, एज्यूम पॉजिटिव चार्ज। और ये जब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक फ्लो होगा तब तक, जब तक फ्लो होगा तब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ये भाई कोर कॉन्सेप्ट है। नहीं हो जाए, सेम ना हो जाए,
क्या बात है, क्लियर है कि जब तक ये ट्रांसफर होता रहेगा जब तक सेम ना हो जाए। अब ये बताओ कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट फ्लो होने से, नोट कर लो, चार्ज के फ्लो होने से क्या दोनों पे चार्जेज अलग अलग हो जाएंगे? अब क्या इस पे Q1 रहेगा? अब क्या Q1 रहेगा? क्या इस पे Q2 रहेगा? नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है, Q1 भी नहीं रहेगा और Q2 भी नहीं रहेगा। तो चार्जेस क्यों? क्योंकि एक से चार्जेस कम हुए हैं, एक पे चार्जेस बढ़े हैं। अब फाइनल चार्ज कैसे निकालेंगे? कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो गई, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कौन सा पोटेंशियल? इनिशियल वाला सेम कि बाद वाला सेम? बाद वाला सेम। इनिशियल तो भाई डिफरेंट है, इनिशियल कैसे इक्वल हो सकता है? इनिशियल इक्वल होगा तो फ्लो कैसे करेगा? तो फाइनल पोटेंशियल सेम ना हो। फ्लो करने के बाद, फ्लो करने के बाद, फ्लो करने के बाद क्या सिचुएशन बनी होगी? इस R1 पे आ गया होगा Q1 चार्ज और इस R2 पे आ गया होगा Q2 चार्ज, और चार्ज का फ्लो हो गया होगा बंद, फ्लो हो गया होगा, ऐसे लिखते हैं, फ्लो हो गया होगा 0। अब हमें Q1 और Q2 अननोन है, स्मॉल Q1 एंड Q2 दोनों के दोनों कैसे हैं? अननोन है, दोनों को दोनों अननोन है, इसको निकालना है। दोनों को दोनों अननोन है तो इसको निकालना है। तो दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन एक बात फैक्ट है कि Q1 प्लस में Q2 कितना हो जाएगा? कैपिटल Q1 प्लस में Q2 के बराबर। एक इक्वेशन ये आ गया। अब सॉल्व करेगा, अब इसमें कैपिटल Q दे दे, ये 2Q दे दो, 3Q हो जाएगा। अभी तो मैंने Q1 Q2 माना है। और दूसरा चीज जो हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा कि दूसरा हो जाएगा कि हमारे पास कि फाइनल के Q1 बाई में R1 इज इक्वल टू में के Q2 बाई में R2। ये होगा कि नहीं होगा? तुम बोलो कि हाँ सर होगा, के Q1 बाई में R1। तो दूसरा इक्वेशन ये आ गया। ये दोनों इक्वेशन इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज। ये दोनों इक्वेशन कोर कॉन्सेप्ट है शेयरिंग ऑफ चार्ज। अगर आपको ऐसे सवाल कहीं दिखते हैं कि दो स्फीयर है, दोनों को कनेक्ट कर दिया है, फाइनल चार्ज आप निकालिए, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। पहला दिमाग क्या लगाना है कि फाइनल चार्ज Q1 Q2 मान लो, और दोनों का सम हमेशा इनिशियल चार्ज के इक्वल आएगा, पहला। और दूसरा कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। इसका पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल क्या होगा? के स्मॉल Q1 बाई में R1, के Q2 बाई में R2। अगर आपको यहां पर सिग्मा 1 मान लेते हैं, चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, हो सकता है सवाल में ऐसे बोले सिग्मा 1, और इस पे मान लेते हैं सिग्मा 2, तो क्या लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल? के सिग्मा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में R1 इज इक्वल टू में सिग्मा 2 इंटू में R2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या यही लिखते हैं? दोनों का पोटेंशियल सेम होने का मतलब यही लिखते, दोनों का पोटेंशियल सेम होने का मतलब। एप्सिलॉन नॉट कट गया तो सिग्मा 1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू में, ऐसे करते हैं, सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 इज इक्वल टू में R2 अपॉन में R1। लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं। सिग्मा यही लिखते हैं, सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 इज इक्वल टू में R2 अपॉन में R1। अब यहां से हमें क्या सीख मिला? ये तो चीजें समझ गया। यहां से मुझे ये सीख मिला कि सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां से एक चीज और मिला कि चार्ज डेंसिटी वहां ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी वहां ज्यादा होगा जहां पर रेडियस क्या होगा? कम होगा। चार्ज डेंसिटी वहां पर कम होगा जहां पर रेडियस ज्यादा होगा। आपको अगर याद हो तो कंडक्टर में ये ऐसे थ्योरी आए थे जहां पे मैंने बोला था कि इसकी फीलिंग हम लोग बाद में करेंगे। एक कंडक्टर है कुछ इस तरीके से, अब मैं बोलूं कि यहां पर भी चार्ज है और यहां पर भी चार्ज है, मैं बोलूं कि कहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो तुमको सवाल होगा कि अगर यहाँ पे सिग्मा 1 बोले और यहाँ पर सिग्मा 2 बोले तो सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, रेडियस कम है वहां पर। तो जहां पर रेडियस कम होगा वहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। जहां पर रेडियस कम होगा
वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब सिंपल सी समझ में आ गया ना कि चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं रेडियस के। तो आप इसको नोट कर लीजिए और मैं आपको एक सवाल करा देता हूं तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। तो चलिए इस पे एक सवाल कर लेते हैं तो और भी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए मैं एक सवाल ले लेता हूं, टाइम पास सवाल है कि एक जो है 1 मीटर का रेडियस है और इस पे चार्ज दे दिया 2 कूलम, और एक जो है 2 मीटर का रेडियस है और इस पे दे दिया है माइनस में 4 कूलम। 2 मीटर का रेडियस है और माइनस में 4 कूलम है। इफ वी कनेक्ट बाई कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर का मतलब होता है जो आपके घरों में जो वायर है ना उसको कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। इफ वी कनेक्ट बाई कनेक्टिंग वायर then find final charge on sphere। तो कर लेते हैं फाइनल चार्ज, मान लेते हैं कि इस पे कितना आ गया Q1, इस पे क्या आ गया Q2, इस पे आ गया Q1, इस पे आ गया Q2। अब आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि चार्ज किधर से किधर जाए, ये लगाया तो फिर गया, फिर मिस्टेक्स आपसे होने ही होने। हाँ आप लगा लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है। तो आपको ये नहीं लगाना है कि चार्ज इधर से इधर जाएगा, उधर पहले पोटेंशियल निकाला, फिर चेक किया कि चार्ज किधर से किधर गया, वो आपको जरूरत नहीं है। मान लिया कि एक इस पे Q1 है और इस पे Q2 फाइनल चार्ज, तो भैया पहले Q1 प्लस में Q2 कितना हो जाएगा, दोनों को मिला चार्ज कंजर्वेशन से 2Q माइनस में 4Q, क्या लिख रहा हूं 2 कूलम माइनस 4 कूलम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 2 कूलम के बराबर। अब फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा K Q1 बाई में 1 इज इक्वल टू में K Q2 बाई में 2, K ने K को मार दिया तो Q1 कितना हो गया Q2 बाई में 2 के बराबर। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया, Q1 कितना हो गया Q2 बाई में 2 के बराबर। अब तुम्हें यहां से Q1 की वैल्यू इसमें से उठा के रख दो, Q2 आ जाएगा। तो अगर आप इसमें से उठा के रखोगे तो अब सॉल्व कर लेना, अभी बेसिक सा है एलिमेंट्री मैथ। तो Q1 की वैल्यू यहाँ पे रखो तो Q2 बाई में 2 और प्लस में Q2 इज इक्वल टू माइनस में 2 कूलम, यहाँ कितना हो जाएगा 3 Q2 बाई में 2 इज इक्वल टू माइनस में 2 कूलम। तो Q2 का वैल्यू कितना आ गया माइनस में 4 बाई में 3 कूलम। Q2 की वैल्यू अगर आ गई, Q2 की वैल्यू अगर आ गई तो क्या Q1 की वैल्यू बता सकते हैं। तो Q1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, कहाँ मैं करूं, इसको हटा दूं क्या ऊपर वाले को, ताकि मैं सॉल्व कर सकूं। तो अगर Q2 की वैल्यू अगर आ गई तो Q1 की वैल्यू यहां पर से इसमें रख दो, Q1 की वैल्यू Q2 बाई में 2 होता है और Q2 की वैल्यू आ गया माइनस 4 बाई में 3 कूलम, हो जाएगा माइनस में 2 बाई में 3 कूलम। बस हो गया, यही है। ठीक है, तो ये था सिंपल सा लॉजिक आपको सवाल करने का। तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कि किस तरह के सवाल को करते हैं। कभी कभी ये भी बोलता है कि चार्ज फ्लो जो हुआ वो किधर से किधर हुआ। तो आप अगर देखो Q1 की वैल्यू फाइनल चार्ज माइनस में 2 बाई में 3 कूलम आया और यहाँ पर गया माइनस में 4 बाई में 3 कूलम, है कि नहीं। तो किसी एक पर देख लो, पहले था माइनस 4 कूलम, फिर फाइनल हो गया माइनस 4 बाई 3, तो मतलब इसमें से चार्ज ऐसे फ्लो कर गया होगा, कितना फ्लो कर गया होगा दोनों को माइनस कर लो, है कि नहीं, तो वो आपके आ जाएंगे। तो ये शेयरिंग ऑफ चार्ज हुआ, इसको ट्रांसफर ऑफ चार्ज ही बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्ज ही बोलते हैं। तो ऐसे सवाल आपको डीपीपी में आपको मिल जाएंगे, आप इसको कीजिएगा। अब चलते हैं कि सेल के अंदर में किस तरीके से इसको यूज किया जाता है उसको देखते हैं। सेल के अंदर में किस तरीके से इसको यूज किया जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं। तो सेल के अंदर में हम लोग इसको यूज करके देखते हैं कि एक सेल है इस तरीके से Q, और यहां पर जो है एक और है। अब इसको देखो, इस पे मैंने दे दिया था Q दे दिया था, इस पे 4Q दे दिया, और इस पे रेडियस R है और इस पे रेडियस 2R है। क्या ये समझ में आ गया, रेडियस R है और ये 2R है।
अब बोला जाए कि इफ बोथ स्पेयर कनेक्ट बाई, वही वाला क्वेश्चन, कनेक्ट बाई कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग क्या वायर लिख देता हूं, तो फाइनल चार्ज ऑन ईच सरफेस, फाइनल चार्ज ऑन ईच सरफेस। अभी तो क्यू है, 4Q है। अब चलो मैं कनेक्ट कर देता हूं वायर से। अब क्या होगा, इस पे फाइनल चार्ज Q1 मान लो पहले तो, और इस पे क्या मान लो, Q2 मान लो। ठीक उसी तरीके से Q1 प्लस में Q2 क्या हो जाएगा, Q1 प्लस में Q2, 4Q प्लस में Q, 5Q। ये तो हमेशा मस्ट है। कनेक्टिंग वायर पोटेंशियल डिफरेंस ट्रांसफर चार्ज में सबसे बेसिक सवाल, Q1 प्लस में Q2, सबसे बेसिक इक्वेशन, Q1 प्लस Q2 कितना होना चाहिए, 5Q के बराबर होना चाहिए। अब फाइनल पोटेंशियल इसका और इसका दोनों का क्या होगा, इक्वल। तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल इसका लिखने के लिए मैं सिखाया था, और इसको भी लिखने के लिए सिखाया था, इक्वल कर दो तो ये हो जाएगा। पहले मैं इसका लिखता हूं अंदर वाले का, तो KQ1 बाई में R, क्या इस पे बाहर वाला के भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, वो कितना आ जाएगा, KQ2 बाई में 2R हो गया, इज इक्वल टू में। अब जब इसका जब लिखने जाओगे तो कितना हो जाएगा, KQ2 बाई में 2R प्लस में KQ1 बाई में 2R, KQ1 बाई में 2R, KQ2 बाई में 2R, KQ2 बाई में 2R कैंसिल आउट हो गया यहां से, R भी यहां से कैंसिल आउट हो गया, K भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से देखोगे तो Q1 और Q1 इज इक्वल टू में Q1 बाई में 2 हो गया। यहां से पता चला कि Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज कितना हो गया, 0। तो सारे के सारे चार्जेस कहां पे आ गए, बाहर वाले सरफेस, सारे के सारे चार्ज कहां पे आ गए, बाहर वाले सरफेस पे। तो इसका मतलब कि Q1 अगर 0 हो गया तो Q2 का वैल्यू कितना हो गया, 5Q। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। तो आप देखिए, अब इस पे सारे का सारा चार्ज बाहर चला गया। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि अंदर वाले जो स्फीयर जो होती है, उस पे चार्ज 0 आ जाए। इस केस में 0 आया है, लेकिन और भी केस अगर 3 अगर स्फीयर ले लूं तो 0 नहीं आएगा। तो Q1 पे चार्जेस जो है सारे के सारे 0 हो गए, तो सारे के सारे चार्ज कहां आ गए, बाहर। तो Q2 क्या बन जाएगा, 5Q, जिसका मतलब फाइनल चार्ज सबके सब बाहर है। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि ऐसा क्यों हुआ। देखो कि एक स्फीयर है और एक स्फीयर ये है। अगर मैं एक वायर से जोड़ूं या फिर 2 वायर से जोड़ूं, क्या बात एक ही है। एक वायर से जोड़ूं या फिर 2 वायर से जोड़ूं, क्या बात एक ही। या फिर 3 वायर से जोड़ूं या फिर 4 वायर से जोड़ूं या फिर 5 या फिर 10 या फिर 20, कुछ इस तरीके से मटेरियल ही डाल दूं। तो अगर मटेरियल है तो क्या अंदर वाले पे चार्ज रह सकता है किसी कारण से, क्या रह सकता है, नहीं रह सकता। अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो ये एक कंडक्टर बन गया, और अगर कंडक्टर बन गया तो चार्ज अंदर नहीं रह सकता है, वो चार्ज ऑटोमेटिक कहां आ जाएंगे, बाहर सरफेसेस पे आ जाएंगे। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट टू कनेक्टिंग अ वायर विद द 2 स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। अब मैं 3 वाले को लेता हूं, तब सरफेसेस पे क्या हो जाएगा, चार्जेस इस पे 0 तो इस पे 0, सारे के सारे चार्ज कहां पे आ जाएंगे, बाहर पे आ जाएंगे। ठीक है। अब मैं 3 स्फेरिकल सेल लेता हूं जो कि टफेस्ट माने जाती है, आप उसको सीखिए। ठीक है। अब 3 वाले जो स्फीयर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए Q है और ये Q है और ये Q है, 3 स्फेरिकल सरफेस है। मान लीजिए कि इस पे मैंने Q दे दिया, इस पे 2Q दे दिया और इस पे 4Q दे दिया। इस पे रेडियस R है, ये 2R मान लिया और ये मान लिया 4R।
अब तुमसे बेसिक सवाल पूछे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, तो वो तो कर लोगे। अब मान लीजिए कि आपने इसको और इसको कनेक्ट कर दिया वायर से, बीच में जम्फर लगा दिया। जम्फर का मतलब वो बीच में उसको स्फेरिकल को टच नहीं किया है, वो ऐसे पार कर गई है। तो कुछ इस तरीके से। अब फाइनल चार्ज पूछा है, फाइनल चार्ज आफ्टर कनेक्ट वायर, आफ्टर कनेक्ट वायर। ठीक है, अब ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, जो देखो ऐसे सवाल को करने के लिए पहले तो ये समझो, क्या 2Q से चार्ज जंप कर सकते हैं क्या बिना कनेक्ट किए हुए? क्या 2Q वाला जो चार्ज है, बीच वाला जो स्फीयर है, और ऐसा नहीं है कि बीच वाला स्फीयर है, क्या पता इसको इसको कनेक्ट कर देता है कि नहीं, तो क्या ये वाला जंप कर सकता था अंदर? नहीं। तो बेसिक सा ये है कि 2Q जो चार्ज है, ये 2Q चार्ज कैन नॉट जंप, कैन नॉट जंप, ये कॉन्सेप्ट छोटा सा, कैन नॉट जंप, तो जंप नहीं कर सकता है। तो अगर ये जंप नहीं कर सकता है, तो जो भी लेन देन जो होगा चार्जेस का, वो किसके बीच में होगा, किसके बीच में होगा? तो वो होगा इसके और इसके बीच में, होगा कि नहीं होगा? बोलो कि हाँ सर ये तो होगा। कब तक होगा, कब तक होगा? जब तक कि इसका और इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इसका और इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब हम मान लो इस पे Q1 चार्ज आ गया और इस पे Q2 चार्ज आ गया, बीच वाला पर तो वही रहेगा, बीच वाला पर तो 2Q ही रहेगा। क्यों 2Q रहेगा? क्योंकि उसमें से कोई लेन देन आपने नहीं किया है। और ये भी बात है कि Q1 प्लस में Q2 किसके बराबर होना चाहिए? इन दोनों के चार्जेस के बराबर, डेट इज 4Q प्लस में Q 5Q, 4Q प्लस में Q कितना? 5Q के बराबर होना चाहिए। अब तुम्हें पोटेंशियल लिखने आता है, अंदर वाले का पोटेंशियल लिख दो, तो KQ1 नया वाला चार्ज, समझा, नया वाला चार्ज, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल सेम लिखते हैं, इनिशियल तो Q था ही, तो फाइनल पोटेंशियल सेम लिखेंगे। तो फाइनल चार्ज लो, फाइनल चार्ज तूने Q1 माना है, तो KQ1 बाई में R प्लस में क्या इसका भी कुछ ना कुछ आएगा, K2Q बाई में 2R, क्या इसका भी कुछ ना कुछ आएगा, KQ2, देखो Q2 लिखा हूं, KQ2 बाई में 4R इज इक्वल टू में, अब इसका चार्ज लिखो, इसका पोटेंशियल लिखो, इसका खुद के कारण KQ2 बाई में 4R प्लस में इससे कारण K2Q बाई में कितना 4R, और इससे कारण में KQ1 बाई में 4R। अगर आप इन दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा, इन दोनों इक्वेशंस को, तो Q1 और Q2 आ जाएंगे। और अगर Q1 Q2 अगर आ जाएंगे, तो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस भी सारे सरफेसेस पे निकल सकता है। तो दिस इज द ऑल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल, हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू फाइंड इनर चार्ज, हाउ टू फाइंड चार्जेस ऑन द ईच सरफेस। तो ये मैंने आपको सिखाया। अब इसमें एक पार्ट और रह गया है, जो अर्थिंग करते हैं, मेन वही था, मेन अक्सर वही आते हैं, लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है, तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, अपकमिंग लेक्चर्स में, जिसको हम अर्थिंग कर देंगे और आपको हम सिखाएंगे कि अर्थिंग करने के बाद कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि लास्ट ईयर जेईई और नीट में काफी ट्रेंड किए हैं वो टॉपिक अर्थिंग वाले। तो हम आपको सिखाएंगे अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग के क्या बेनिफिट होते हैं, और स्फेरिकल सेल्स में वो कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। तो आज इस लेक्चर्स के डीपीपी में वो अर्थिंग के भी सवाल होंगे, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर देखने के बाद उसको फिर से ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई लेक्चर से रिलेटेड डाउट है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है rcp@ckser@gmail.com। और आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको ऐसे खूबसूरत सा टॉपिक, खूबसूरत सा फिजिक्स आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।